नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा का गुजरात राज्य के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ संबंध। सबसे पहले पढ़ते हैं महाराणा सांगा का गुजरात राज्य के साथ संबंध। इससे पहले हमने मालवा के साथ महाराणा सांगा के संबंध या युद्ध के बारे में पढ़ा था, तो गुजरात राज्य के साथ पढ़ते हैं। मालवा की तरह गुजरात भी 1401 में स्वतंत्र हो गया था और 1535 ईस्वी तक उसकी स्वतंत्रता बनी रही। इस बीच मेवाड़ गुजरात संबंध प्राय कटुतापूर्ण रहे थे। मेवाड़ और गुजरात की प्रसारवादी नीति ने उनके संबंधों में तनाव ला दिया था। नागौर के प्रश्न ने दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी कर दिया था। ऐसा ही मामला महाराणा कुंभा के राज्यकाल में भी हुआ था और नागौर के प्रश्न को लेकर ही गुजरात के सुल्तान और महाराणा कुंभा के बीच में संघर्ष हुआ था। तो वो कहानी महाराणा सांगा के समय दोहराई जा रही है। नागौर राजस्थान के राजपूत राज्यों के मध्य एक छोटा सा मुस्लिम राज्य था जिसे कुंभा ने विजय कर लिया था और यहाँ के मुस्लिम शासक वार्षिक रूप से कर दे रहे थे। किनको? मेवाड़ के राणा को। किंतु गुजरात का सुल्तान इसे पूर्णतः स्वतंत्र कराना चाहता था। किनको? नागौर को। किससे? मेवाड़ से। गुजरात के सुल्तान ने महमूद की सहायता कर मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकाला था। यानी ये भी एक टक्कर था। एक तो नागौर के प्रश्न को लेकर दोनों राज्यों में मतभेद था, गुजरात और मेवाड़ में, और ऐसा ही एक मतभेद था मालवा के सुल्तान का सहयोग किया था गुजरात के सुल्तान ने, और वहाँ राणा का जो हितैषी था मेदिनी राय, उसको मालवा से निकाल दिया था। तो मालवा के प्रश्न को लेकर भी गुजरात के सुल्तान के साथ मेवाड़ के राणा का संबंध कटुतापूर्ण था। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के लिए आवश्यक था कि वह अपने शत्रु के मित्र को भी यथोचित दंड दें। यानी शत्रु कौन था? मालवा का सुल्तान। उसका मित्र कौन था? गुजरात का सुल्तान, जो उसकी सहायता कर रहा था। ईडर का मामला इन दोनों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण बन गया। ईडर आज वर्तमान में गुजरात राज्य में एक छोटा सा उस समय राज्य था, अभी गुजरात में है। ईडर गुजरात व मेवाड़ की सीमा के मध्य होने से सामरिक महत्व का भी था। यानी मेवाड़ का राणा और गुजरात का सुल्तान दोनों ईडर पर अपना अधिकार करना चाहते थे। गुजरात का सुल्तान इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था ताकि मेवाड़ पर आक्रमण करने में कोई कठिनाई न हो। यानी नागौर का प्रश्न तो था ही, अब ईडर का प्रश्न भी दोनों राज्यों के बीच में झगड़े का कारण हो गया, संघर्ष का कारण हो गया। ईडर के राव भाण के दो पुत्र थे, एक तो था सूर्यमल, दूसरा था भीम। भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा और कोई 18 महीने बाद भी उसकी मृत्यु होगी। तब उसका पुत्र रायमल गद्दी पर बैठा। यानी भाण का पुत्र गद्दी पर बैठा रायमल। चूँकि रायमल की उम्र कम थी, अतः उसका काका भीम उसे गद्दी से हटाकर स्वयं राव बन गया। रायमल को पद से हटाकर रायमल वहाँ से भागकर कहाँ आया? राणा सांगा के पास। सांगा ने उसे शरण देते हुए अपनी पुत्री की सगाई भी उसके साथ कर दी। कुछ दिनों बाद भीम की भी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र भारमल सिंहासन पर बैठा। क्या कहानी थी? ईडर के राव भाण थे, उनके दो पुत्र थे सूर्यमल और भीम। जब सूर्यमल सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो सूर्यमल का पुत्र रायमल गद्दी पर बैठा। रायमल को गद्दी से हटाकर उसका काका भीम सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी भी मृत्यु हो गई। अब उसका पुत्र भारमल सिंहासन पर बैठा। तो रायमल और भारमल जो राव भाण के पौत्र थे, उनके बीच में ईडर राज्य को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। तब सांगा ने रायमल की सहायता करते हुए पुनः ईडर का राव बना दिया। यानी भारमल के खिलाफ राणा सांगा ने रायमल की सहायता करके ईडर का राव बना दिया। उधर गुजरात के सुल्तान को जब ये मालूम हुआ तो वह बड़ा नाराज हुआ। भारमल भी गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के पास सहायतार्थ गया रायमल के खिलाफ, जो राणा सांगा की सहायता से ईडर का राज्य या राजा बना था, राव बना था। वह भी अब भारमल चला गया। किसके? क्या? गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के पास। तब सुल्तान ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को भारमल की सहायता कर ईडर की गद्दी दिलाने का आदेश दिया। निजामुल मुल्क ने ईडर को घेर लिया। जो निजामुल मुल्क कौन? जो गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर
खां का भेजा हुआ एक सेनापति। रायमल उसका सामना न कर सका और ईडर को छोड़कर पहाड़ों में चला गया। निजामुल मुल्क ने बारमल को ईडर की गद्दी पर बैठा दिया और उसकी सुरक्षा के लिए जहीर उल मुल्क को 100 सवारों के साथ ईडर में छोड़कर स्वयं पुनः लौट गए। यानी रायमल को पद से हटा दिया और बारमल को ईडर का राज्य गुजरात के सुल्तान ने दिलवा दिया। किसकी सहायता से? निजामुल मुल्क की सहायता से। उधर रायमल ने पहाड़ों से निकलकर ईडर पर आक्रमण कर दिया, जिससे जहीर उल मुल्क अपने 27 आदमियों सहित खेत रहा और तब गुजरात के सुल्तान ने स्वयं ईडर पर आक्रमण कर उसे लूटा। इस प्रकार से गुजरात के सुल्तान की कार्यवाही को देखकर 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा ने चित्तौड़ से प्रयाण कर एक ही दिन में ईडर पर विजय कर लिया। जब लगा कि गुजरात का सुल्तान का प्रभाव लगातार ईडर पर बढ़ रहा है तो महाराणा सांगा ने 1519 में एक ही दिन में ईडर पर अधिकार कर लिया। उधर अफगानों को जब सांगा के ससैन्य आने की सूचना मिली तो उन्होंने ईडर को छोड़कर अहमदनगर में शरण ली। तब सांगा ने अहमदनगर को भी घेर लिया और कुछ समय बाद वहाँ के किले के किवाड़ों को तोड़कर राजपूत अंदर घुस गए और खूब लूटपाट मचाई। आगे बढ़ते हुए बड़नगर, बिसलनगर और गुजरात के अन्य इलाकों को लूटता हुआ महाराणा पुनः चित्तौड़ आ गया। लेकिन इस समय सुल्तान मुजफ्फर भी शांत नहीं बैठा और वह इस पराजय का शीघ्र ही बदला लेना चाहता था। अतः उसने सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। तभी सोरठ का हकीम मलिक अयाज 20,000 सवार और तोपखाना के साथ सुल्तान के पास आया और निवेदन किया कि यदि आप मुझे भेजें तो मैं या तो राणा को कैद कर लाऊंगा या परम धाम पहुंचा दूंगा। सुल्तान को मलिक अयाज की बात पसंद आ गई और उसने डॉक्टर ओझा के अनुसार दिसंबर 1520 ईस्वी में मलिक अयाज को खिलत देकर 1 लाख सवार, 100 हाथी व तोपखाने के साथ भेजा। साथ ही किवाल उल मुल्क के नेतृत्व में 20,000 सवार और 20 हाथियों की दूसरी सेना भी मलिक अयाज की सहायता हेतु भेजी। यानी अब गुजरात के सुल्तान ने मुजफ्फर ने मलिक अयाज को राणा सांगा के खिलाफ भेजा और उसकी सहायता के लिए अन्य टुकड़ियां भी भेजी। ये सेनाएं मोडासा होती हुई डूंगरपुर के जलाकर बांसवाड़ा पहुंची। इसके बाद गुजराती सेना ने मंदसौर को घेर लिया। महाराणा सांगा भी सैन्य मंदसौर से करीब 30 किलोमीटर नानसा गांव में आ गया। सुल्तान मालवा का सुल्तान भी मलिक अयाज की सहायता के लिए आ गया। रायसेन का तंवर, सलहदी एवं अन्य राजा ससैन्य महाराणा से आ मिले। इस प्रकार से दोनों ही तरफ से युद्ध के लिए अच्छी तरह तैयारियां हो गई, किंतु इस बीच मलिक अयाज और उसके अधिकारियों के बीच कटुता उत्पन्न हो जाने के कारण मलिक अयाज को संधि करनी पड़ी और वह गुजरात चला गए। यानी जो सेना मलिक अयाज के नेतृत्व में मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान ने भेजी थी, अब किसी कारण से वापस चली गई। यानी मलिक अयाज और उनके अधिकारियों के बीच में संदेह हो गया किसी बात को लेकर और मलिक अयाज को राणा के साथ संधि करनी पड़ी और वापस चला गया। मिराते सिकंदरी के अनुसार सुल्तान महमूद और किवाल उल मुल्क तो राणा से लड़ना चाहते थे, किंतु मलिक अयाज उसके विरुद्ध था, इसलिए वह बिना लड़े ही संधि करके चला गया। उसके बाद सुल्तान महमूद भी महाराणा से ओल में रखे हुए अपने शहजादे को लौटाने की संधि कर लौट गया। फरिश्ता ने भी संधि को स्वीकार करते हुए लिखा कि अगले वर्ष पुनः गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण की तैयारियां की, किंतु राणा के कुंवर ने सुल्तान को भेंट आदि देकर चढ़ाई को रोक दिया। डॉक्टर ओझा इससे सहमत नहीं है, क्योंकि सेनापति मलिक अयाज हार कर वापस गया, जिससे वहाँ के सुल्तान मुजफ्फर ने झिड़का तो सुल्तान महमूद महाराणा से संधि करने बाध्य कर सका हो, ये समझ में नहीं आता। संभव है उसने राणा सांगा को दंड जुर्माना देकर शहजादा को छुड़ाया हो। वैसे तो गुजरात के सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र सिकंदर शाह राज्य का उत्तराधिकारी था, किंतु उसका दूसरा लड़का बहादुर खां गद्दी पर बैठना चाहता था। अतः ज्येष्ठ भ्राता की शत्रुता से नाराज होकर वह सांगा के पास चित्तौड़ आ गया, जहाँ महाराणा की मां ने उसे साथ पुत्रवत व्यवहार किया। वह भी सांगा की शरण में काफ़ी दिनों तक रहा। इस प्रकार सांगा ने गुजरात को लूटा, ईडर पर अपना पुनः प्रभाव स्थापित किया और गुजरात के उत्तराधिकारी को चित्तौड़ में शरण देकर अपना प्रभाव जमा दिया। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से महाराणा सांगा ने गुजरात के राज्य को अपने प्रभाव में ले लिया, क्योंकि गुजरात के सुल्तान का जो ज्येष्ठ पुत्र था सिकंदर शाह, वो भविष्य में जो उत्तराधिकारी भी बना था, वह भी राणा के शरण में आ गया था। गुजरात को भी राणा ने लूटा था और ईडर पर अपने सहयोगी राजा रायमल को गद्दी पर बिठा दिया था। तो धन्यवाद।